नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वेस्टर्न थिंकर का एक नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं रूसो के बारे में। हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे सबसे पहले रूसो का जीवन परिचय देख लें। रूसो का जीवन परिचय हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी थिंकर के बारे में बेहतर तरीके से समझ विकसित करना है तो उस थिंकर का जीवन संघर्ष समझ लीजिए। अगर जीवन संघर्ष आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो आप मैक्सिमम उनके विचार को आप समझ पाएंगे। दूसरा हम देखेंगे कि इनके महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रूसो हैं, रूसो मनुष्य को कैसे देखते हैं, मानव स्वभाव कैसा है। अब साथ में ही हम कोशिश करेंगे कि हम समझ रहे हैं कि आपको हॉब्स, लॉक और रूसो में बहुत सारी समस्याएं होगी, तो हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि रूसो का मानव स्वभाव, लॉक का मानव स्वभाव और हॉब्स का मानव, तीनों को अलग अलग करके हम आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का यहाँ पे हम कष्ट करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे प्राकृतिक अवस्था कैसे है, तीनों में कंपेयर करते हुए हम यहाँ पे करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। तीसरा देखेंगे समझौता, सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्टैक्ट कैसे होता है। ये हम हालांकि हमने हॉब्स में भी पढ़ा सोशल कॉन्टैक्ट, हमने लॉक में भी पढ़ा जो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप दोनों को देख लें उसके बाद यहाँ देखें तो और बेहतर तरीके से आप कॉन्सेप्ट को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाने का, ये हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लें इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय के बारे में आप ऐसा मत सोचिए कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे पिछले बार क्वेश्चन में आया था कि कार्ल मार्क्स के बारे में, मार्क्स का जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ का निवासी था, तो बहुत सारे छात्र गलत मार्क के आ गए। तो ये सब जो छोटा क्वेश्चन होता है ना, ये आपको सिलेक्शन के पास करता है, सिलेक्शन के करीब लाता है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो आप एक बार अगर पढ़ लें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो रूसो के बारे में, रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड में होता है, जेनेवा में, 1712 ईस्वी में। इतना याद तो करना नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड याद रखिए, जेनेवा में। माँ की मृत्यु हो जाती है, जैसे ही पैदा लेते हैं प्रसव के काल में ही माँ की मृत्यु हो जाती है, और पिता के संरक्षण में रहते हैं। पिता एक घड़ीसाज, घड़ी में काम करते हैं, घड़ी को ठीक करने में उनका काम होता है। और लेकिन पिता का चरित्र अस्थिर होता है। अस्थिर मतलब पिता एक सभ्य नहीं होते हैं, एक असभ्य पिता होते हैं, अर्थात वो उनके बहुत सारे व्यसन होते हैं, मदिरापान करना, गलत आचरण। कहा जाता है कि आप जब पढ़ेंगे, कहीं पे पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि रूसो को कहा जाता था 10 साल की अवस्था में, बचपन में ही उनको कहा जाता था कि जो आपत्तिजनक बुक्स जो आती थी उसको बोला जाता था। उनके पिता बोलते थे तुम पढ़ो, जोर जोर से पढ़े, हम पढ़ के हमें सुनाओ, और वो मस्ती करते थे, वो पढ़ते थे, मस्ती करते थे। इससे क्या हुआ कि रूसो के मन मस्तिष्क को पर बहुत ही गहरा प्रभाव ये डाला, क्योंकि बचपन का स्वभाव बहुत कोमल होता है और इस अनुरूप वो बहुत ही उनको नुकसान हुआ। जब 10 वर्ष की अवस्था में थे तो उनको भेज दिया गया चाचा के पास, और वहाँ भी 2-3 साल रहे। और उसके बाद चाचा ने एक मालिक के यहाँ पे काम करने के लिए लगा दिया, और मालिक भी बहुत ही चंडाल था। तो मालिक के यहाँ ही ये झूठ बोलना सीखे, चोरी करना सीखे और गलत काम सीखे, क्योंकि वही काम होता था वहाँ पे। लेकिन इतना क्रूर मालिक था कि एक दिन रूसो बहुत लेट वहाँ पहुँचते हैं, रात हो जाता है पहुँचते पहुँचते, तो उनको दंड दिया जाता है, और ये रूसो उससे प्रताड़ित होकर वहाँ से भाग जाते हैं। सिर्फ एक शर्ट एक पैंट होता है, ये भाग खड़े होते हैं। और वहाँ से 16 वर्ष की अवस्था होता है जब वहाँ से भागते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में उनका आवारागर्दी का युग प्रारंभ होता है। ऐसे ही घूम रहे हैं रास्ते पे, रोड पे। 14 वर्ष तक ऐसे ही चला। उसके बाद लेकिन इस बीच में बहुत सारे मित्र हुए, लेकिन ये मित्र, इनका जो चरित्र, अशिष्ट चरित्र और अहंकारी व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि बचपन में ऐसा माहौल नहीं मिला, इसके वजह से चरित्र बेहतर नहीं होने के कारण कोई अस्थाई मित्र नहीं बन पाया। लेकिन ये फिर पेरिस गए, फ्रांस गए। पेरिस में कोशिश किया कि उन्होंने संगीत का अपना प्रदर्शन करें, लेकिन संगीत में भी वो फेल हो गए, मतलब बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन वहाँ पे कुछ मित्र बन गए। उस मित्र के सहयोग से फ्रांसीसी दूतावास में उनको नौकरी मिल गई। लेकिन शिष्टाचार के अभाव के कारण, क्योंकि बचपन का जो स्थिति आपने देखा,
अभाव के कारण वो उच्च अधिकारी से लड़ बैठे और इस वजह से उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर स्थिति रोड पे आ गए। लेकिन 1949 का समय होता है। उस समय डिजान, फ्रांस की एक अकादमी है, डिजान की अकादमी ने निबंध प्रतियोगिता रखा था जिसका विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है अथवा उसको बर्बाद करने में। जो महत्वपूर्ण है इनका फर्स्ट यही निबंध है कि हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। ये था। इन पे अपने जितने भी जीवन के कटु अनुभव थे सब कागज पे उन्होंने उतार दिया। इन्होंने लिखा जो बिल्कुल विज्ञान और प्रगति ने बिल्कुल नैतिकता को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है, मनुष्य को अनैतिक कर दिया, मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है। अगर मनुष्य को सुखी, संपन्न, समृद्ध जीवन जीना है तो पुनः प्राकृतिक अवस्था में जाना पड़ेगा। इसीलिए इनको कहा जाता है प्रकृति का संतान, प्रकृति की शिशु कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि प्रकृति का शिशु किसको कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, रूसो को कहा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रूसो को इस उत्कृष्ट निबंध के कारण इनको सर्वोच्च सम्मान मिला। इनके जीवन में परिवर्तन तो आया, लेकिन जो परिवर्तन आम मनुष्य के साथ आता है ऐसा परिवर्तन नहीं आया। इनके साथ बहुत सारे एलीट क्लास के पुरुष महिला जुड़ने की कोशिश की, लेकिन सबको इन्होंने नकार दिया। इन्होंने पुनः जो जीवन की वास्तविक स्थिति थी उनसे जुड़ने का कोशिश किया और एलीट क्लास, भद्र जिसको कहा जाता है, भद्र समाज से पूरा नाता तोड़ के निम्न वर्ग से इन्होंने नाता जोड़ा और एक गरीब धोबन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। आगे 1954 में फिर प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में इनका दूसरा प्रतियोगिता है, जो ये बुक है ये बार बार आता है। इस प्रतियोगिता का काम था, वो था, विषय था डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ मेन। मनुष्य में जो इनइक्वलिटी हुआ है, मतलब जो असमानताएं हैं, इनका आधारशिला क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस पे ये लिखते हैं। बोलते हैं कि मनुष्य का जो ये मनुष्य के बीच जो समाज में असमानताएं हैं, ये असमानताएं निजी संपत्ति के कारण हुआ है। निजी संपत्ति के वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और निजी संपत्ति के रक्षा के लिए मनुष्य ने राज्य का निर्माण कर लिया और जिससे जो निर्धन लोग हैं वो तो समझते हैं कि राज्य हमारे संरक्षण के लिए है, लेकिन जब उनको बाद में पता चलता है कि राज्य हमारे संरक्षण में तो है ही नहीं, ये तो निजी, मतलब जो निजी संपत्ति वाले लोग हैं उनके संरक्षण के लिए राज्य है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये निजी संपत्ति पे कड़ा प्रहार करते हैं। लेकिन उस समय का फ्रांस का जो तत्कालीन समाज था, ये समाज था एलीट क्लास का था। आप देखेंगे कि 1989 का जो फ्रांस क्रांति होता है, उस समय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समाज 3 वर्गों में डिवाइड है। तो वही राजतंत्रीय शासन प्रणाली, निरंकुश शासन प्रणाली और एलीट क्लास, सामंतों का वर्चस्व था और ये सब निजी संपत्ति तो सामंतों के अगेंस्ट था। इस वजह से इनको उत्कृष्ट निबंध होने के बावजूद भी इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला और इनसे जो हीन निबंध थे उन प्रतिभागी को पुरस्कार दे दिया गया, जिनसे बहुत विक्षोभित हुए। आगे 1962 में ये पेरिस छोड़ देते हैं और 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका जीवन संघर्ष रहा है। अब हम इनका जो महत्वपूर्ण रचना है, जो हमारे एग्जाम से संबंधित है या जो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हैं उनसे संबंधित है, उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे प्रथम पुरस्कार जो इनको मिला था, हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। एक तो ये है। दूसरा इन्होंने लिखा डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड द साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ये इन्होंने लिखा 1949 में ही दोनों लिखा। उसके बाद तीसरा इन्होंने लिखा जो 1954 में लिखा, इनको पुरस्कार इनमें नहीं मिल पाया, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ मेन। कैसे इनइक्वलिटी का जो असमानता का कैसे उद्भव होता है, आधारशिला क्या है, ये तीसरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हर बार कभी कहीं न कहीं किसी रूप में वो आ जाता है प्रश्न। चौथा आप देखेंगे, इसको याद कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये भी महत्वपूर्ण बुक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बुक अगर आप देखें, जिनका इनका पूरा विचार जिन पे टिका हुआ है,
1762 में ये लिखते हैं सोशल कॉन्टैक्ट। जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सब के बारे में पढ़ते हैं या प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। सबका एक एक बुक, जैसे किसी का प्रिंस पढ़ते हैं, किसी का लेवियाथन पढ़ते हैं, किसी का मतलब इस रूप में जो बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हैं। इसमें अगर रूसो का सबसे महत्वपूर्ण बुक्स देखें तो ये है 1762 में सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सोशल कॉन्टैक्ट में इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताया है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है, रूसो का सामाजिक समझौता इसी सोशल कॉन्टैक्ट बुक में उन्होंने बताया है। इसी में वो सरकार के बारे में बताएंगे, कैसे सरकार होना चाहिए, कैसे रेगुलेट किया जाएगा, सब इसी में बताया है। हम सबसे पहले देखेंगे, इसीलिए सोशल कॉन्टैक्ट को आप याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए। रूसो मानव को कैसे देखते हैं, मानव का स्वभाव किस रूप में होना चाहिए, रूसो का क्या मानना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा हॉब्स। अगर हॉब्स के बारे में अगर आप और डिटेल आपको जानना है तो इसी लेक्चर में आप हॉब्स का 2 लेक्चर है वहाँ से समझ सकते हैं, पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लॉक के बारे में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। हॉब्स, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि हॉब्स का जो मानव है ये क्रूर है, हॉब्स का मानव हिंसक है, हॉब्स का मानव स्वार्थी है, कपटी है, पतित है। तो मानव का स्वभाव इस रूप में है। हॉब्स, लॉक बोलते हैं कि बिल्कुल हॉब्स गलत बोल रहे हैं। मानव सद्गुणी है, मानव सहयोगी है, मानव जो है शांति प्रिय है, नैतिक है, बुद्धिमान है। ये जस्ट उल्टा बोलते हैं लॉक। लेकिन रूसो इन दोनों के बीच का मार्ग लेते हैं, बोलते हैं हॉब्स साहब बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि अगर मानव का स्वभाव क्रूर होता, मानव का स्वभाव हिंसक होता, पतित होता, तो मानव क्या करता, अपने सगे संबंधी, अपने माता पिता सबको मार के खुशी मनाता। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो मानव का स्वभाव है ये हिंसक है। लॉक को भी खंडन करते हैं। लॉक का कहते हैं सद्गुण, बुद्धिमान है, सद्गुण से पूर्ण है। मतलब बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सद्गुणी नहीं है, अर्थात बुद्धिमान नहीं है। तो फिर कैसा है? तो ये बोलते हैं, हॉब्स, रूसो का मानना है कि मानव जो है ना, मानव बुद्धि द्वारा चालित नहीं होता है। मानव का जो व्यक्तित्व होता है, मानव का जो जीवन होता है, ये बुद्धि द्वारा चालित नहीं होता है, बल्कि ये भावनाओं द्वारा चालित होता है। भावनाओं के अनुसार काम करता है। ये भावना क्या है? तो भावना है आत्मरक्षा, सुख की प्राप्ति, दया, करुणा, इस पे चलता है। इसमें बुद्धि का काम नहीं करता है, बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता है। जिसमें इनको अच्छा लगता है उसके अनुसार मानव चलता था। ये प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय मानव कैसा था? ऐसा था। तो ये बोलते हैं कि मनुष्य पशु तुल्य, अर्थात पशु तुल्य था, जिसको हम निष्पाप, नैतिकता के विचारों से रहित, कोई नैतिक नहीं था, लेकिन कोई पाप भी नहीं करता था। इस रूप में मनुष्य था। भावना से काम करने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी था। तो यही मनुष्य के बारे में बोलते हैं। मनुष्य कैसा था? तो मनुष्य को एक कहा गया उत्कृष्ट पशु के रूप में ये वर्णन करते हैं। तो कहा, क्वेश्चन आ सकता है कि आपका उत्कृष्ट पशु की अवधारणा किसने दिया? तो आप रूसो के बारे में दे सकते हैं। इसी को अंग्रेजी में कह सकते हैं नोबल सेवेज के बारे में ये अवधारणा देते हैं, बुद्धिहीन प्राणी के बारे में देते हैं। इंग्लिश में ये कहते हैं। ये आपने मनुष्य देखा। जैसे ही मनुष्य देखा, जैसे कि आपने हॉब्स का मनुष्य देखा कि हॉब्स का मनुष्य कैसा है? हिंसक है। हॉब्स का मनुष्य क्रूर है, पतित है। इस वजह से प्राकृतिक अवस्था कैसा होगा? जब हिंसक है तो क्या होगा? संघर्ष की अवस्था होगा, अराजकता की अवस्था होगा, आत्म संरक्षण पे प्रश्न चिन्ह होगा। हॉब्स का ऐसा होगा प्राकृतिक अवस्था। लॉक बोलते हैं मानव उसका सद्गुणी है, नैतिक है, मानव सहयोगी है। तो कैसा होगा प्राकृतिक अवस्था? प्राकृतिक अवस्था सहयोग का होगा, शांति का होगा। लेकिन रूसो मानव को अलग तरीके से देखते हैं, तो इनका प्राकृतिक अवस्था अलग होगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये ना सबको मिक्स कर दें। अगर आप एक समझे तो उसको दूसरे से कनेक्ट करिए, फिर तीसरे से करिए। अब इनका क्या है? रूसो बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था तो पशु जैसा था, अकेला। जैसे पशु अकेला खाना पीना खाता है, सो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे था मनुष्य अकेला। जो वर्तमान मनुष्य की सभ्य समाज से बेहतर था। जो अभी जो मनुष्य है, जो हम कहता है हम सभ्य हैं, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, सब काम करेगा अपने हित के लिए, इससे तो बहुत बेहतर था। बोला इसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं सीमित थी। मनुष्य जो था प्राकृतिक अवस्था में, ना ज़्यादा इच्छाएं थी, ना इच्छाएं थी और न ही
आवश्यकता थी, सीमित थी, पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। बड़े छोटे का कोई भेद नहीं था, पशुओं की भांति न उनका न निश्चित घर था, न ही कोई चिंता। इसीलिए इनको उत्कृष्ट जंगली के रूप में कहा गया, जिसको नोबल सेवेज के बारे में हम कह सकते हैं। तो इसका मानव इस रूप में था। अब आप सोच रहे होंगे, एक बात बताइए कि हम पढ़ रहे थे हॉब्स को, तो हॉब्स में हमने पढ़ा कि मनुष्य हिंसक था, तो अराजकता था इसका प्राकृतिक अवस्था। बिल्कुल सही है। जो अराजकता था, तो हम ये बात तो समझ में आती है, अराजकता के वजह से आत्म संरक्षण पे प्रश्न चिन्ह था। तो मनुष्य ने सोचा एक जगह बैठ के कि हम आत्म संरक्षण को बचाने के लिए, अपने आप जीवन को बचाने के लिए हम एक समझौता कर लेते हैं। ये हॉब्स का सोशल कॉन्टैक्ट है, ये तो समझ में आता है। जॉन लॉक का सोशल कॉन्टैक्ट भी समझ में आता है कि जॉन लॉक मनुष्य सद्गुणी है, सहयोगी है, तो इसका प्राकृतिक अवस्था भी सहयोगी, सामंजस्यपूर्ण होगा, शांति प्रिय है। लेकिन इसमें यह समस्या था कि लॉ कोडिफाई नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था। इसीलिए समाज के सारे लोग बैठे, बोले जो प्राकृतिक अधिकार को संरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, सामाजिक समझौता कर लेते हैं। ये तो समझ में आता है। इनका भी सामाजिक समझौता इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक अधिकार कोडिफाई नहीं है, और उसको बेहतर सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन रूसो ऐसा बोलते हैं, ये तो समझ में नहीं आता। जब पशु था तो घूम रहा था तो घूमो, जब आवश्यकता ही नहीं था तो क्या दिक्कत है। फिर इनका प्राकृतिक अवस्था, इनको जब प्राकृतिक अवस्था इतना बेहतर ही था, जब कोई समस्या ही नहीं था, तो फिर आगे क्या हुआ। तो रूसो बोलते हैं ये जो प्राकृतिक अवस्था था, जो आवश्यकता नहीं है, आराम से खाया पिया रहा, बड़े छोटे का कोई भेद नहीं था, सीमित आवश्यकता, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। मनुष्य का जैसे ही उत्तरोत्तर विकास होता है, कालांतर में क्या होता है, जैसे ही विकास होता है, समानता दूर होते गया। मनुष्य के अंदर एक अवगुण प्रारंभ हुआ, जिसको मोह कहते हैं। मोह के वजह से मनुष्य ने सोचा कि अगर हम इतना हमें दिक्कत होता है, हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे को भी इतना ही दिक्कत होता है, तो मनुष्य ने सोचा कि अगर हम थोड़ा संपत्ति, अपना संपत्ति कर ले, निजी संपत्ति का उद्भव अगर कर ले, तो इससे क्या होगा, हमारे जो बच्चे होंगे इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आराम से रहेंगे, आराम से ऐशो आराम से ज़िंदगी बिताएंगे। रूसो बोलते हैं जब निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, यहीं से समस्या स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ, शक्तिशाली लोग अधिक से अधिक भूमि इकट्ठा करने लगे। जो शक्तिहीन थे उनके पास या तो कुछ भी नहीं था या तो थोड़ा बहुत था। इस वजह से आपस में पुनः संघर्ष हो गया। इस संघर्ष के कारण हमें सामाजिक समझौता करना पड़ा। तो आप सोच रहे होंगे, लॉक और हॉब्स दोनों को ये मर्ज कर देते हैं। मनुष्य में भी ऐसे ही किया, इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में भी ऐसे ही किया, और ऐसे ही किया, क्योंकि वो एक तरफ बोलते हैं जो शांत है और दूसरे तरफ बोलते हैं आगे बढ़ के ऐसे ऐसे हो गया। तो इसको थोड़ा सा डेवलपमेंट समझ के आपको रखना पड़ेगा। सामाजिक समझौता कैसा होगा, तो जैसा कि आपने देखा कि हॉब्स का सामाजिक समझौता कैसा होगा, कि हॉब्स बोलते हैं कि आत्म संरक्षण के लिए क्या करेगा, मनुष्य जितना भी होगा ये पूरा शक्ति राजा को सौंप देगा। राजा के पास पूरा शक्ति होगा, और राजा क्या करेगा, सारे मनुष्य का आत्म संरक्षण को सुनिश्चित करेगा। इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। राजा कैसा होगा, राजा निरंकुश होगा। इसका राजा निरंकुश, राजा कैसा होगा, निरंकुश होगा। ठीक है, तो ये ऐसा है। लेकिन लॉक का देखें, लॉक में क्या है, लॉक में तो मनुष्य का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राकृतिक अधिकार कोडिफाई नहीं है। इस वजह से मनुष्य का जो लॉक का जो मनुष्य है, इसमें थोड़ा सा हमें रेगुलेट करने की जरूरत है। इन्होंने क्या किया, सारे अधिकार, जितने भी अधिकार नहीं दिए, कुछ अधिकार यहाँ पे सारे अधिकार राजा को दे दिया, और लॉक में थोड़ा सा अधिकार, कुछ अधिकार समूह को दे दिया। राजा को नहीं दिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को दे दिया, समूह को दे दिया। और ये क्या करेगा, जो प्राकृतिक अधिकार है उसको संरक्षण करने का ये काम करेगा। बस इसका काम यही होगा, प्राकृतिक अधिकार का संरक्षण करना। प्राकृतिक अधिकार कौन कौन सा है आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो ये लॉक का है। तो चलो ये समझ में आ गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये था। लेकिन हॉब्स का क्या था, हॉब्स कहते हैं कि हमारा जो प्राकृतिक अवस्था है, यहाँ से जो हमारा समस्या जो उत्पन्न हुआ, इस समस्या को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी लोग होंगे ये अपने सारे पावर ही राजा को दे देते हैं हॉब्स। लेकिन
और ये कुछ पावर समूह को देते हैं लॉक, लेकिन ये सारे पावर किसको दे दिए हम? समाज को दे दिए। ये पूरे पावर समाज को, ध्यान रखना, ये राजा को, ये पूरे समाज को दे देते हैं। अर्थात पूरे राज्य का जो निर्माण होता है सारे पावर राज्य को दे देते हैं, और ये सारे पावर एक ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं, छोटे समूह को देते हैं। तो ये तीनों में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखना है। रूसो सारे पावर को दे देते हैं एक समाज का, समाज को दे देते हैं, जिसको राज्य कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं, इसको दे देते हैं। अब क्या होगा, ये इसका जो सामाजिक समझौता का उद्देश्य है, ये स्वतंत्रता को पाएगा। स्वतंत्रता देना इस राज्य का उद्देश्य होगा, इस समाज का उद्देश्य होगा, व्यक्ति का कल्याण करना, व्यक्ति को सुखी रखना, व्यक्ति को संपन्न करना। ये रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसमें देखते हैं, जब ये पूरा दे देगा, इससे क्या होगा, एक समान इच्छा निकलेगा, जिसको ये जनरल विल बोलते हैं। तो समान इच्छा क्या है? ये बोलते हैं कि समान इच्छा ऐसा नहीं है जो जितने भी लोग हैं सबका इच्छा होगा, ऐसा नहीं है। समान इच्छा मतलब सबका इच्छा नहीं, मतलब सबके कल्याण की इच्छा, मतलब वैसा इच्छा जिससे सभी लोगों का कल्याण हो सके, वो इसका समान इच्छा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या, मनुष्य अधिकारों का समर्पण कर दिया। किसको किया? समाज या राज्य को किया। समझौते के उपरांत क्या हुआ, समाज या राज्य के लिए एक समान इच्छा का उद्भव हुआ। अब समान इच्छा ही क्या हुआ, राज्य का संप्रभु होगा, संप्रभु शक्ति समान इच्छा होगा। राज्य इसी इच्छा को देखते हुए पूरा काम करेगा। सभी व्यक्ति को इसी समान इच्छा के तहत काम करना, व्यक्ति को भी काम करना पड़ेगा इसी के समान इच्छा के तहत ही। समान इच्छा दो प्रकार के बताएं। एक तो पहला यथार्थ इच्छा, जिसको एक्चुअल विल बोलते हैं, मतलब जिससे व्यक्तिगत हित साधन किया जा सके, वो उसको यथार्थ इच्छा। जनरल विल, जिसको आदर्श इच्छा इन्होंने नाम दिया, जिसको रियल विल कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे संपूर्ण समाज की भलाई हो सकेगा। यही सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, मूल ध्येय होगा राज्य का, मूल ध्येय यही होगा। लेकिन समान इच्छा दो प्रकार का, ये ध्यान रखना है, एक है एक्चुअल विल, एक है रियल विल। अब रूसो जो है सामाजिक समझौता की प्रक्रिया हॉब्स की भांति है। हॉब्स की भांति है ही, क्योंकि सब कुछ दे दिया, जितने भी अधिकार थे सब दे दिया। लेकिन लॉक सब अधिकार नहीं देते हैं, कुछ कुछ अधिकार देते हैं, कुछ कुछ अधिकार राज्य को सौंपते हैं। लेकिन ये सारे अधिकार को राज्य को सौंप दिया। तो यही कह रहा है कि रूसो का जो सामाजिक समझौता है ये हॉब्स की भांति है, लेकिन मूल तत्व जो है लॉक की भांति है। मूल तत्व जो है लॉक की भांति। ये ध्यान रखना है जो कॉन्सेप्ट क्या है। अब समान इच्छा के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो समान इच्छा मतलब समूचे समाज या राज्य की भलाई की इच्छा ही समान इच्छा है। इसका अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं, सभी की कल्याण की इच्छा, कल्याण का अभिप्राय है। इसी में रूसो का समझौता से किसी सरकार की स्थापना नहीं होता। जैसे ये क्या करते हैं, एक सरकार की स्थापना कर देते हैं। इस सरकार का काम होता है सीमित राज्य, हाँ। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक राज्य की स्थापना करते हैं और एक निरंकुश राजा हो जाता है। राजा निरंकुश होगा, लेकिन यहाँ पे निरंकुश राजा नहीं होगा, यहाँ पे एक राज्य का निर्माण हो गया। तो यही बोल रहा है, रूसो का सामाजिक समझौता से सरकार नहीं बनता है, बल्कि एक राज्य का निर्माण होता है। ये राज्य का सर्वोच्च काम क्या है, यही राज्य का संप्रभु, समान इच्छा ही संप्रभु शक्ति है, संप्रभु इच्छा है। संप्रभु जो तो काम करेगा समान इच्छा के अनुकूल काम करेगा। इसे पे हर्नसा बोलते हैं। ये कमेंट किए हैं, आलोचना किए हैं, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार ये आता है कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की समान इच्छा है। लेवियाथन जो लिखे थे, तो लेवियाथन जो लिखे हैं, बोला लेवियाथन का सिर कटा हुआ सिर ही रूसो की समान इच्छा है। किसने कहा था, तो ये हर्नसा कहा था। तो ये आता है कोई कमेंट में, एक दो को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा तो हमें एक ही तो हम पढ़ रहे हैं हर्नसा के बारे में, तो ये ध्यान रखना है, लेवियाथन से तुलना किया गया है। अब यहाँ पे आपको पता है लेवियाथन किसने लिखा है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करके थोड़ा बताइए, हमें भी पता चले कि आप देखते हैं नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे पिछले वाले लेक्चर में पूरा डिटेल से ये सब लेवियाथन के बारे में बताया गया है। समान इच्छा से सरकार नहीं अपितु समाज का निर्माण होता है, और सरकार जो होगा ना इसी के अंदर होगा, इसी के तहत एक छोटा सा इकाई होगा जो सरकार होगा, जो ये सब रेगुलेट करेगा। हालांकि हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, सरकार क्या होगा, सरकार कैसे चलेगा,
जो लॉक के सरकार हैं और इनके सरकारें दोनों में क्या डिफरेंस है, हॉब्स के साथ भी हम कंपेयर करके हम आगे बढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारा ये अभी मकसद था कि कम से कम बेसिक चीज़ अभी आप समझ लीजिए। जैसे सामाजिक समझौता आपने समझ लिया होगा, मानव स्वभाव समझ लिया, प्राकृतिक अवस्था समझ लिया। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें थोड़ा सा एडवांस आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में किए और एग्ज़ाम के लिए सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से देख रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको जितने भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व हो गया होगा और हो जाएगा अगर आप बेहतर तरीके से इसको देखे होंगे तो। आप हमारे साथ इतना देर बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्दी ही एक रूसो का एक नया लेक्चर, मतलब नेक्स्ट जो सीरीज होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा पार्ट 2, उसको हम जल्दी डाल के रूसो का हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा न लगे तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम आपसे एक नए सीरीज के साथ, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।